हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। आज हम यूनिट 7 शुरू करेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है जिसमें कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब कोई सिस्टम है जिसका कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होता है। मतलब जितना है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम बढ़ने के घटने के साथ में वो चेंज नहीं होता, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमको इक्विलिब्रियम में किस तरह से पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है वो हम देख लेते हैं पहले। एक तो होती है रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी नेचर, मतलब दो तरह की हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड इन ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। जैसे मोस्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब ए प्लस बी मिलकर सी बनाते हैं। जैसे ए प्लस बी से सी बन रहा है, मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर सी बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल बोलते हैं। मतलब सी से वापस से ए और बी नहीं बन सकता, उल्टी दिशा में ये नहीं चलेगी। जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकती, ऐसा। अगर हम रिवर्सिबल की बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में चलती है। एग्जाम्पल फिजिकल चेंज, जैसे कि इवापोरेशन। कहने का मतलब है कि वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में, एल मतलब यहाँ पे लिक्विड है, वाटर, और ये ऐसे दो इस तरह के हाफ एरो लगे हुए हैं। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं, ये रिवर्सिबल का साइन है। ठीक है, दो इस तरह के एरो। तो वाटर से लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन रहा, और गैस से फिर से लिक्विड भी बनेगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी। ये वाला एरो जो है इस तरफ वाला, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, और इस तरफ वाला बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। लिक्विड से गैस फॉरवर्ड, गैस से लिक्विड बैकवर्ड। तो ए से बी बनेगा और बी से फिर से ए भी बनेगा। ठीक है। तो और एग्जाम्पल क्या है इसमें? ऑल कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। जैसे मीथेन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके फिर से मीथेन और ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसके ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होती हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो इरिवर्सिबल होती है। सब्लिमेशन रिएक्शन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इधर रिवर्सिबल में देखें तो सब्लिमेशन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म से ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक। इसके अलावा इरिवर्सिबल में और भी एग्जाम्पल है, जैसे एक्सप्लोजन रिएक्शन, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब वगैरह ये। इसके बाद है मेल्टिंग। अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से वापस सॉलिड भी बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल। हम जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसके लिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन को देखेंगे। मेनली दे आर ऑफ गैसियस विच आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है हम इसमें गैसियस रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आर यूज। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम सिर्फ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमको पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है। इफ़ द अपोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंज, अगर सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो ये फिजिकल चेंज होता है, और लिक्विड से वापस सॉलिड बने तो वो भी फिजिकल चेंज है। मतलब सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से सॉलिड भी बनेगा, ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती रहती है। जैसे वाटर सॉलिड है और वाटर से लिक्विड बनेगा और लिक्विड वापस से सॉलिड बनता रहेगा, मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। लिक्विड से गैस बने या गैस से लिक्विड बने, जैसे वाटर लिक्विड है, लिक्विड से गैस बने और गैस से फिर से लिक्विड बने। तो ये आप एग्जांपल देखोगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, लिक्विड से गैस बनता है तो हम इसको इवोपोरेशन बोलते हैं, और गैस से लिक्विड बनता है तो इसको हम रेट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं। तो रेट ऑफ इवोपोरेशन ये इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। कहने का मतलब है रेट मतलब है यहाँ पर स्पीड,
जिस रेट से जिस स्पीड से ये इवोपरेशन होगा उसी स्पीड से कंडेंसेशन भी होगा। मतलब जिस स्पीड से लिक्विड से गैस बनेगी उसी स्पीड से गैस से वापस लिक्विड भी बनेगा। ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती रहेंगी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम आप देखो, सॉलिड से गैस, जैसे आयोडीन सॉलिड होता है, सॉलिड से गैस बनेगा और गैस से फिर से ये सॉलिड बनेगा। कैम्फर जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड से ये गैस बनेगा कैम्फर, और गैस से वापस सॉलिड भी बनता रहेगा। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये वेपर से वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसियस इन लिक्विड, सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में देखें, देखो ये शुगर है, ये सॉल्यूशन में है, ये शुगर है जो कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर शुगर से वापस शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, जिस स्पीड से वो शुगर डिसॉल्व होगी, घुलेगी, वो इक्वल होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, वापस से वो क्रिस्टल बनते रहेंगे। गैसेज इन लिक्विड देखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप इसको लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन बनाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉल्यूशन में घुली हुई है वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना लेंगी, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है कि इक्विलिब्रियम के लिए जैसे कुछ प्रोसेस है, हमको कैसे पता चलेगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो आ चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम अब अटेंड हो चुका है, प्राप्त कर चुकी है रिएक्शन। जैसे है लिक्विड से वेपर बन रहा है, मतलब लिक्विड से वाटर लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन रहा है और गैस से फिर से लिक्विड बन रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो प्रेशर जो है, पानी का जो प्रेशर है, मतलब जो वाटर जो वेपर फॉर्म में इसका जो प्रेशर है कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब है कहने का कि प्रेशर ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितना प्रेशर है वो उतना ही रहेगा। तो हमको ये आइडिया लगेगा कि हाँ अब इक्विलिब्रियम आ चुका है। सेकंड पॉइंट है सॉलिड टू लिक्विड, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इज़ फिक्स्ड है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर, जितना मेल्टिंग पॉइंट है वो उतना ही रहेगा। सॉल्यूट से सॉलिड है, कुछ सॉलिड है उसको लिक्विड में घोला है, सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूट सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूट का सॉल्यूशन में वो कांस्टेंट हो जाएगा एट ए गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर उसमें दिया होगा, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम आता है तब क्या चेंज आता है, शुगर सॉल्यूशन एक एग्जांपल हो रहे। अब देखो गैस है, गैस से गैस है एक्वस, मतलब इसको आपने वाटर में या पानी में डिसॉल्व करी, गैस जो है पानी में घुली हुई है और पानी में घुली हुई गैस वापस से फ्री गैस बन रही है। तो इसमें क्या होगा, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। ये गैस एक्वस है, जो इस तरफ लिखा रहता है हम उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं और जो इस तरफ लिखा रहता है उसको नीचे की तरफ लिखते हैं। तो जो कंसंट्रेशन है गैस का एक्वस और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ गैस, ये दोनों की जो रेशो है गैस एक्वस और गैस गैस, इन दोनों का जो रेशो है इस कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, ये रेशो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये अपने वाटर में डिसॉल्व करी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, पानी में जब घोल देते हैं तो यहाँ पे AQ लिखा जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, ये जो ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस जो है उसमें जो इक्विलिब्रियम है उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो देखते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज्ड सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम जो है वो पॉसिबल होता है सिर्फ एक क्लोज सिस्टम में होगा, अगर वो खुला हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप जैसे वाटर को गर्म कर रहे हो और आपने ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया है तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि वो जो गैस बनेगा वाटर वो बाहर निकल जाएगा, वो पैक होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम होगा। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट, जो अपोजिंग प्रोसेस हैं वो एक ही रेट से होंगी, एक ही स्पीड से होंगी, मतलब जिस स्पीड से सॉलिड से लिक्विड बन रहा है
उसी स्पीड से लिक्विड से वापस सॉलिड भी बनेगा, इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड बने और लिक्विड से सॉलिड बने। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी चलेगी या उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी चलेगी, दोनों की स्पीड लगभग सेम हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से सॉलिड बनेगा, इसी को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। उसके अलावा ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर ए फिजिकल प्रोसेस, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा फिजिकल प्रोसेस के लिए, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर, जो मैंने टेबल अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, उसमें कोई सी भी एक वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी एट एनी स्टेज, इनका जो मैग्नीट्यूड है मतलब इनकी जो वैल्यू है वो बताएगा कि कितनी रिएक्शन हैज़ प्रोसीड, रिएक्शन कितनी पूरी हो चुकी है और कितनी और बची हुई है इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले। ठीक। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हम इसको बोलेंगे। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम ही देखने वाले हैं, ए प्लस बी से बनेगा सी प्लस डी बनेगा और सी प्लस डी से वापस रिएक्शन होकर ए प्लस बी बनेगा, ए बी मिलके सी डी बनाएंगे और सी और डी मिलके ए बी फिर से बनाएंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो है ए बी ऊपर वाली जो ये एरो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और पीछे बैकवर्ड ये जो सी जो डी वाली है ये बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है मतलब इसकी जो स्पीड है फॉरवर्ड रिएक्शन की, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों की स्पीड लगभग मतलब सेम होती है। ठीक। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, जो रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट होगा इनका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जितनी वैल्यू है वो वैल्यू उतनी ही रहेगी। ठीक। कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, देखो इक्विलिब्रियम के, कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, N2O4 जो कि गैस होता है इससे 2NO2 बनेगा और फिर वापस से ये जो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वापस से N2O4 बनाएगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो अमोनिया वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलेगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी चलेगी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन अमोनिया वाली और अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैकवर्ड रिएक्शन। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड मिलके वापस से हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा। PCl5 गैस है जो कि PCl3 बनाएगा और क्लोरीन गैस बनाएगा। PCl3 और क्लोरीन दोनों मिलके वापस से PCl5 भी बनाएंगे। इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाती है तो उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जब केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट, जब इक्विलिब्रियम होता है जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट्स का एंड द प्रोडक्ट का वो बिकम कांस्टेंट हो जाएगा। उन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। A प्लस बी मिलके C प्लस डी बनाएंगे और C और D मिलके वापस से A प्लस बी बनाएंगे। ये ग्राफ है, देखो ये है y एक्सिस, इस पर हमने लिया है कंसंट्रेशन को, और ये है आपका x एक्सिस, इस पर लिया हमने टाइम को। ये A और B है, देखो A और B का कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा होगा, ये धीरे धीरे कम होगा, फिर ये एक बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी आपको। नीचे की तरफ आ रहा मतलब कम हो रहा है और फिर सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब अब ये वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है, ना अब ये बढ़ेगा ना घटेगा। C और D को हम देखेंगे, C और D शुरू में तो जीरो होंगे, ये जीरो है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं हुई उससे पहले तो जीरो होंगे, फिर धीरे धीरे ये बढ़ेगा और फिर ये वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। इस सीधी लाइन का मतलब है वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो A और B शुरुआत में धीरे धीरे कम होंगे, C और D बढ़ेंगे और फिर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जब आ जाती है तो इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है।
सेकंड पॉइंट है आपका एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट मतलब स्पीड, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, एंड हेंस द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इसी को हम डायनामिक कंडीशन बोलते हैं। डायनामिक मतलब जब दोनों स्पीड एक हो जाए, फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड जब दोनों सेम हो जाए, इसी को हम डायनामिक बोलते हैं। रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन चल रही है। नेक्स्ट है ए केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश ओनली इफ नन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप आउट और सेपरेट आउट एज ए सॉलिड। इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब उसमें से कोई भी प्रोडक्ट को आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। जैसे कि ये रिएक्शन है आपकी, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको आपने बाहर नहीं, इसको आप निकाल नहीं रहे हो। ये अगर निकल जाएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, ठीक है। वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी में बने रहना चाहिए वो। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों डायरेक्शन में अटेंड हो सकता है। अटेंड मतलब प्राप्त कर सकते हैं हम। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की डायरेक्शन में भी प्राप्त कर सकते हैं, एज वेल एज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट की डायरेक्शन में भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे N2O4 गैस है, N2O4 गैस से बनेगा NO2, या फिर हम NO2 ले लें तो NO2 से मिलकर N2O4 भी बनेगा। मतलब आप ये लोगे तो ये बन जाएगा, अगर इससे शुरू करोगे, NO2 से शुरू करोगे रिएक्शन तो N2O4 बन जाएगा। मतलब दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आ सकता है। लास्ट पॉइंट है इसका, ए कैटेलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई कैटेलिस्ट है, उससे इक्विलिब्रियम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कैटेलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कैटेलिस्ट का यूज़ किया है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 2 हम शुरू करेंगे जल्दी। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सब इसको वीडियो क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।